तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया और इस एपिसोड में उन्होंने अपनी जर्नी के साथ साथ उन लोगों का भी जिक्र किया जिनसे उन्होंने समय समय पर बातचीत की और किस तरीके से उन्होंने बाकी के लोगों को भी प्रेरणा दी आगे बढ़ने की अलग अलग क्षेत्र में। और वही कुछ लोग हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देती हूं। सुनील जगलान जी हैं, एक्टिविस्ट हैं, फाउंडर हैं सेल्फी विद डॉटर के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर अनन्या अवस्थी फाउंडर हैं अनुवाद सॉल्यूशन की। गौतम पाल जी हैं दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। योगेश सैनी जी इंजीनियर हैं, आर्टिस्ट भी हैं। इंजीनियर से कैसे आर्टिस्ट बने आज इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। प्रकाश कंटपाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओम प्रकाश सिंह जी उन्नाव डिजिटल मैन, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनकी जर्नी किस तरीके से बदली और कैसे वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत सुनील जगलान जी आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो समाज है वो बेटियों को बहुत आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो वो आइडिया, वो विजन आपके दिमाग में कैसे आया, उसके बाद में जानूंगी कि प्रधानमंत्री से बात करके आपको कैसा लगा। आज 100वें संस्करण में भी आपसे बातचीत हुई। सुनील जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। सभी दर्शकों को नमस्कार। हाँ जी बात कहें अपनी। जी आज 100वें संस्करण में मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बात की और जो सेल्फी विद डॉटर कैंपेन वर्ष 2015 में हमने शुरू किया था उसको लगातार आज 8वीं बार प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों के द्वारा फिर से जन क्रांति बनाने की कोशिश की है। मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरी तरह गैर राजनीतिक है और इसमें एक प्रकार से टैलेंट सर्च प्रोग्राम है सोशल एक्टिविस्ट का, क्योंकि ऐसा विश्व में कोई भी राजनेता, कोई भी देश इस प्रकार का संवाद अपने देश के व्यक्तियों के साथ नहीं करता है जहां पर वो देश के लोगों की समस्याएं, समाधान, उनका निदान और नए प्रकार के प्रयोग, सभी प्रकार का सामंजस्य स्थापित करके लोगों के सामने रखता है। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और लोगों के द्वारा सुना जाता है। मुझे भी मौका मिला वर्ष 2015 से पहले, जब मैं बीबीपुर गांव का सरपंच रहा, तो बेटी बचाओ जन आंदोलन कहो, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए महिला ग्राम सभा, खापों में महिलाओं की भागीदारी, लाडो पुस्तकालय, बहुत सारे प्रयोग हमने गांव में किए। देश की पहली ग्राम पंचायत की वेबसाइट मैंने ही वर्ष 2010 में बनाई थी जब मैं सरपंच था। ऑनलाइन आरटीआई देते थे, लेकिन हमारी जितने भी प्रयोग थे वो सीमित रह जाते थे प्रदेश तक। लेकिन जब वर्ष 2015 में सेल्फी ले ले रहे सलमान खान का जो गाना था उसको देखकर, और प्रधानमंत्री भी जहां जाते थे युवाओं के साथ सेल्फी लेते थे, तो मैंने सोचा सेल्फी एक अच्छा टूल है, इसका प्रयोग किया जाए लोगों को जागरूक करने के लिए। तो मेरी बेटी सेल्फी ले रही थी तो मैंने उससे ही ध्यान आया और सेल्फी विद डॉटर करके एक सोशल मीडिया पे एक अपील रखी कि सभी अपनी बेटियों के साथ सेल्फी पोस्ट करें और जिनकी सेल्फी में मुस्कुराहटें होंगी। जी ठीक है सुनील जी, आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप जब तक उसे करेक्ट कर लीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। गौतम पाल जी आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी। पहले तो ये बताएं कि कितने पत्र आप अब तक प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं, क्योंकि 7 साल पहले तक 150 पत्र आप लिख दिए थे, तो अब बता दीजिए कितनी और संख्या आपने बढ़ा दी है। सबसे लिखता हूँ जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। हाँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में जो है दिव्यांगों को दिया गया मेरा सुझाव प्रधानमंत्री जी को अच्छा लगा और उन्होंने 3 अक्टूबर 2014 को उसका जो है देश के सामने जो है साझा किया। और प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर मैंने भी जो है दिव्यांगजनों के लिए कार्य और तीव्र गति से किया, क्योंकि कार्य तो मैं सन 1995 से कर रहा हूँ दिव्यांगों को उठाने के लिए। खुद भी मैं बचपन से दिव्यांग हूँ और मुझे जो प्रेरणा मिली है कि दिव्यांगों के लिए कार्य किस तरीके से करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से एक सेवा क्या होती है, वो प्रधानमंत्री जी उसके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में मेरा जिक्र किया तो वो भावुक हुए और उन्होंने जो है अपना एक अनुभव बताया कि जो वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे वो वहाँ अलग से दिव्यांगों के लिए एक ओलंपिक कराते थे और एशियन गेम कराते थे, वहाँ एक अलग ही विश्वास का वातावरण बनता था।
प्रधानमंत्री जी ने जो दिव्यांगों के लिए एक शब्द था विकलांग, उसको बदलकर 2016 में डिसेबिलिटी बिल लागू किया, जो कि आज दिव्यांगों के लिए एक सम्मान है। और दिव्यांगों की जो कैटेगरी है, पहले 7 प्रकार की होती थी, अब 21 प्रकार की हैं। दिव्यांगों की पेंशन हो, दिव्यांगों की और बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे आरक्षण हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो दिव्यांगों को आज मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। मैं भी केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं जो कि दिव्यांगजनों को पता नहीं है, प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर पूरे देश भर में उस कार्यशाला के माध्यम से दिव्यांगजनों तक पहुंचा रहा हूं। आज लगभग 18 राज्यों के दिव्यांग जो है मुझसे जुड़े हैं और 1,50,000 दिव्यांगजनों तक मैंने वो योजनाएं पहुंचाई हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से हो या फिर वर्कशॉप के माध्यम से हो। तो प्रधानमंत्री जी जन जन से जो है मन की बात के द्वारा जुड़कर समाज को भी ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हम जो है समाज के जिम्मेदारी नागरिक जो है कैसे बन सकते हैं और समाज से जुड़ के समाज में रह के समाज के लिए हम बिल्कुल कैसे गौतम कार्य पाल कर जी, सकते हैं। संदेश तो देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जुड़ाव है, जैसे आपने इतने पत्र लिखे तो प्रधानमंत्री का उन पत्रों का जवाब भी आपको आया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन जवाबों के साथ वो लोगों से जुड़ने की, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो उनका प्रयास है वो सफल भी हुआ है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके साथ, बात भी करूंगी आपसे। अनन्या जी, अब आपके पास आएंगे। 2017 में प्रधानमंत्री ने आपके सवाल का जवाब दिया था, उस वक्त आपको क्या लगा था कि देश का प्रधानमंत्री क्या इस तरीके से बातचीत करेगा और क्या आपके सवालों का जवाब देगा? कैसा आपको उस वक्त लगा था और आपको कितना बदलाव 2017 से 2023 के बीच में लग रहा है अब? एकदम मुझे लगता है 2017 में जब मुझे अवसर मिला जनधन योजना के बारे में प्रधानमंत्री से प्रश्न रखने का, तो मेरा प्रश्न था कि इस तरह की सरकारी योजनाओं का क्या इम्पैक्ट है, एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या डेटा है। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं आज देख ही रही थी कि जनधन योजना 2017 से लेकर आज 2023 चल रहा है। तो जिस योजना के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था, आज ऑलमोस्ट 50 करोड़ बेनिफिशरीज हैं जनधन योजना के, जिसमें से 27 करोड़ महिलाओं के अकाउंट हैं। तो मुझे और 2 लाख करोड़ के कम से कम जो है जनधन योजना में बैलेंस है। तो मुझे लगता है कि ये इस मन की बात में इस तरह से सरकारी योजनाओं का क्या इम्पैक्ट है, कैसे उनको एक कॉमन आदमी उनको उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकता है, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा एक प्रयास है। और मैं एक और पहलू यहाँ पर उठाना चाहूंगी कि मन की बात के बारे में अगर आप सोचें, अभी एक रीसेंट स्टडी हुई थी मन की बात के बारे में, जिसमें पता चला कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोगों तक अगर देश में सर्वे किया गया तो करीबन 100 करोड़ लोगों ने कभी ना कभी मन की बात को सुना है। और मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन की दुनिया में, मास कम्युनिकेशन की दुनिया में, और हम सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जहां पर प्राइम मिनिस्टर ने सोशल मीडिया की दुनिया में रेडियो को एक मीडियम चुना और रेडियो के थ्रू सकारात्मक कहानियों को, पॉजिटिव कहानियों को, आपका जो चैनल है गुड न्यूज आज तक, वो भी कहीं ना कहीं ये इसी प्रयास में आगे बढ़ रहा है कि गुड स्टोरीज को, सक्सेस स्टोरीज को, चैंपियंस ऑफ चेंज को, जो इंडिया के एक्चुअल हीरोज हैं, हीरोइंस हैं, उनको आगे लेकर के आए। तो मुझे लगता है कि ये कमेंडेबल है, क्योंकि ये सिर्फ अवेयरनेस जनरेशन ही नहीं कर रहा है कि देश में कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके जैसे लोगों को इंस्पायर भी कर रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है, प्रेरणा भी दे रहा है। जैसे कि दो बड़ी प्रधानमंत्री जी, एक तो ये कि लोगों से कनेक्ट करना, और दूसरी बात ये है कि उस कनेक्शन के साथ बाकी के लोगों को कहीं ना कहीं एक मैसेज दे देना कि इस तरीके से आप भी आगे बढ़ सकते हैं। प्रेरणादायी जो स्टोरीज हैं उनको उठाना, उन पर बात करना, उन लोगों से जुड़ना और बाकी के लोगों को मैसेज देना। एकदम, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, अहम से वयम तक की पूरी जर्नी, तो आय से वी, कलेक्टिविटी की बात, G20 में भी जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई। तो मुझे लगता है वही मैसेज एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के थ्रू हम सब देशवासियों को भी और ग्लोबली भी पहुंचाया है। ठीक है, बिल्कुल। अनन्या, लौटूंगी आपके पास। योगेश जी, आपकी कहानी तो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। अमेरिका में कोई इंजीनियर होगा तो वो सोचेगा ही नहीं कि उसे हिंदुस्तान आना है और आर्टिस्ट बनना है। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायर करती है, कैसे ये ख्याल आया, बताएं। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। इंजीनियरिंग किए हुए तो कुछ साल हो गए थे और काफ़ी साल इंजीनियरिंग और उसके बाद कंप्यूटर्स के साथ मेरा ताल्लुक रहा, और फिर
सिलिकॉन वैली में कुछ स्टार्टअप्स का भी माहौल बना और उसका चलते रही, कहानी बनती रही आगे। लेकिन आर्ट एक इंटरेस्ट भी था और पैशन भी था बचपन से, उसकी तरफ वक्त नहीं ज़्यादा दे पाया था मैं स्कूल कॉलेज के बाद खासकर। तो जब इंडिया वापस आने का कुछ दिमाग में आइडिया आया तो सोचा करेंगे क्या यहाँ पर आकर। तो उसी टाइम कुछ ऐसे ख्याल आए और कुछ ऐसे मौके मिले कि क्यों ना आर्ट के जरिए हमारी पब्लिक स्पेसेस में कुछ बदलाव लाया जाए, क्यों ना हम बहुत सारे यंग आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करें ताकि वो भी आके हमारे पब्लिक स्पेसेस में भागीदार बने, उनको साफ करने में, उनको सुंदर बनाने में, और सभी के लिए एक विजुअल एस्थेटिक जिसे कहते हैं कि वो एस्टैब्लिश हो जाए। तो हमारे पास इतनी प्राकृतिक सुंदरता है, लेकिन हमारे शहरों में जो मुझे फील होता था कि एक कलात्मक जो रंग भरी एक दृश्य आ सकते थे, उनकी कमी है। तो बस वो मौका मिल गया। शुरू में लोधी गार्डन के कूड़े के डब्बे को पकड़ के हमने शुरू कर दिया और उसकी हमें जल्दी से कुछ अनुमति भी मिल गई और उसके साथ सराहना भी मिल गई और बस वहीं से ये हमारा सिलसिला योगेश जी, चालू क्या है। इस सराहना की उम्मीद की थी आपने कि देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम जिसको लेकर वो एक बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं उसमें वो आपका जिक्र करेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचा था। और असली बात यह है कि हम तो अपने कर्तव्य पे इतने ज्यादा फोकस थे कि जबकि मीडिया में थोड़ी बहुत स्टोरीज आती रहती थी और लोगों का इंटरेस्ट था, बहुत से लोगों को पता भी नहीं था 10 साल पहले जब हमने शुरुआत की कि स्ट्रीट आर्ट या पब्लिक आर्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे कैसे इसको तो जब प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में 2019 में हमारा जिक्र किया और बताया हमारी कहानी के बारे में, तो ऐसा लगा कि जैसे एकदम से वो जैसे कहते हैं ना, फ्लड गेट्स, बाढ़ के दरवाजे खुल गए और एकदम से सभी की जागरूकता स्ट्रीट आर्ट के बारे में बहुत बिल्कुल ज्यादा योगेश जी, बड़ी बात ये होती है कि अगर आप कोई नई कोशिश करते हैं और अगर उस कोशिश को सराहना मिल जाए तो स्टैंप लग जाता है उस पर, फिर आपको दिल में भी ये तसल्ली होती है कि हाँ, हमने जो किया, सही तरफ कदम आगे बढ़ाया और उसकी सराहना जब देश का प्रधानमंत्री कर दे तो बात ही क्या है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रकाश जी, आपकी स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि मैंने थोड़ा सा पढ़ा, 23 साल आपको नौकरी करते करते हो चुके हैं। तो क्या कभी एक लैब टेक्नीशियन ने सोचा था कि देश का प्रधानमंत्री उनकी इस तरीके से तारीफ करेगा, कोरोना वॉरियर के तौर पर परिवार और काम के बीच आपने जैसे सामंजस्य बिठाया, उसके बारे में? नमस्कार, इस चैनल का अवसर दिया। मैंने कभी ऐसा सोचा तो नहीं था कि प्रधानमंत्री जी एक अवसर देंगे मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को। हाँ, लेकिन हमें पता था कि प्रधानमंत्री जी सामान्य लोगों से ही बात करते हैं। इवन आज के कार्यक्रम में भी उन्होंने ऐसे सामान्य लोगों को चुना। हमें लगा था कि 100वां एपिसोड है तो शायद कोई विशेष मेहमान आएंगे, लेकिन एक 100वें एपिसोड में भी उन्होंने एक सामान्य लोगों को चुना। तो कल्पना थी और कल्पना साकार हुई। विश्वास था कि प्रधानमंत्री सामान्य करता है और उन सामान्य में मेरा नंबर आएगा। और इस जो बात की, जो जैसा कि हमें पता है, कोविड की जो दूसरी लहर थी वो पहली लहर के अपेक्षा में अधिक घातक थी और संक्रामक थी। तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने उस स्थिति को भांपा और समझा और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम उठाया। और वो कदम था कि कोविड की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहन देने का, उनकी सराहना करने का। और ये काम किया उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम द्वारा। इसी श्रृंखला में 30 मई 2021 में मुझे भी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी से के साथ बात करना मेरे लिए अविस्मरणीय पल है, गौरव और आनंद और सम्मान का विषय है। मेरे लिए नहीं केवल मेरे परिवार के लिए, मेरे समस्त मित्रगण के लिए और जिन्होंने भी मेरे साथ काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे माध्यम से मेरे जैसे करोड़ों टेक्नीशियंस को संदेश दिया
कि हम आपके योगदान को पहचानते हैं। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सराहना प्रकाश जी, की यही और बात है राष्ट्र कि के हर एक समक्ष वर्ग में प्रस्तुत किया। संदेश देने की कोशिश मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने की है, और ना सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर वर्ग से, हर वर्ग से। आप देखो, परीक्षा पे चर्चा भी प्रधानमंत्री करते हैं, तो स्टूडेंट से भी जुड़ने की उन्होंने कोशिश की है। साथ ही साथ अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोगों से उन्होंने चर्चा की, उन लोगों से उन्होंने बात की, और कहीं ना कहीं देश की जनता को एक संदेश देने की कोशिश की। ठीक है, जल्दी से मैं चाहूंगी ओम प्रकाश सिंह जी, आपको तो उन्नाव का डिजिटल मैन कहा जाता है, तो डिजिटल क्रांति आप कैसे लेकर आए, जल्दी से आप बताएं, क्योंकि वक्त एक ब्रेक का है, फिर से चर्चा करूंगी आपसे। ओम प्रकाश जी। मैम, आज से 10 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट में कल्पना मात्र था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गांव में इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड हो सकता है। तो हम लोगों ने जब देखा कि ना पढ़ाई हो पा रही है, ना ऑनलाइन वर्क कर पा रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान थे। तो एक ख्याल मन में आया कि जो हमारा भारत नेट का फाइबर पड़ा हुआ है, उस फाइबर को अगर हम यूज कर लें तो हम गांव-गांव तक पहुंच सकते हैं, और गांव-गांव तक वो इंटरनेट की सुविधा पहुंचा सकते हैं जो लोग केवल शहरों में कल्पना करते हैं। हमको गांव तक पहुंचना था, तो भारत नेट के फाइबर को हमने यूज किया। ग्राम पंचायत में जाकर के इंटरनेट लगाया, फिर पंचायत भवन से आंगनवाड़ी केंद्र को जोड़ा, आंगनवाड़ी केंद्र से फिर स्कूल को जोड़ा। फिर सबसे बड़ी समस्या होती थी कि ग्रामीण खड़े रहते थे, राशन उनको मिल नहीं पाता था। राशन में बांटने के लिए अंगूठे की जरूरत पड़ती थी, जो कि नहीं लग पाता था। तो लोग इंतजार करते थे, 3 दिन 4 दिन हो जाता था, राशन उनको नहीं मिल पाता था। तो हम लोगों ने कोटेदार को अपने भारत नेट से कनेक्ट किया, लोगों की परेशानी दूर हुई। कम से कम एक दिन में राशन तो बढ़ जाता था, नहीं तो लोगों को लाइन लगानी पड़ती प्रकाश जी, थी। सबसे बड़ी एक बात सपना ये लगता है था कि गांव में क्या कभी फाइबर पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री तो इसके लिए लगातार प्रेरित करते ही हैं कि डिजिटल इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है, हर चीज डिजिटल हो रही है। अनन्या, सबसे पहले अब मैं आप ही के पास आऊंगी। जैसे आपने बताया कि जनधन योजना पर 2017 के दौरान आपको प्रश्न पूछने का मौका मिला, तो उस दौरान प्रधानमंत्री से बातचीत करके क्या आपको ऐसा लगा कि हमारा देश कितना आगे की तरफ बढ़ चुका है 2014 से लेकर 17 तक, और 17 से तो अब 23 हो गया है, तो कितना आगे बढ़ते हुए आप हमारे देश को देख रही हैं? एकदम मैं भी सोच ही रही थी कि क्या क्या बदल गया। जब हम लोग स्कूल में थे और पढ़ रहे थे, फिर कॉलेज में आए, तो एक धारणा थी कि एक कहते ना, अच्छाई का जमाना नहीं रहा। इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, इस देश का तो भगवान ही मालिक है। यहाँ से पढ़ो लिखो, IIT एम्स से पढ़ो लिखो और सीधे जो है वेस्ट चले जाओ वहां पर काम करने के लिए। मुझे लगता है कि इस धारणा को बदलने में मन की बात का बहुत बड़ा योगदान रहा, और इस सरकार की योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि एक कहते ना कि इंडिया का नेशनल कैरेक्टर क्या है, इंडिया का सोशल कैपिटल क्या है, इंडिया क्या है, ये हमको, भारत देश क्या है, भारतवासी कैसे हैं, और भारतवासियों में सेवा का क्या भाव है, ये मुझे लगता है कि मन की बात के प्लेटफॉर्म के थ्रू पता चलता है कि कितने सारे हमारे अनसंग हीरोज हैं जो फिल्मों में नहीं आते, लेकिन रियल लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं। नदियां साफ कर रहे हैं, पहाड़ों में जो है प्लास्टिक बॉटल्स वहां से रिसाइकिल कर रहे हैं, सेल्फी विद डॉटर कैंपेन है, फिट इंडिया मूवमेंट है, या वोकल फॉर लोकल है। एक जैसे मुझे याद आता है, मन की बात में एक बेस्ट प्रैक्टिस बताई गई थी जो कि महाराष्ट्र से थी, उसका नाम था मुट्ठी भर धान। तो महाराष्ट्र की बेस्ट प्रैक्टिस थी कि एकदम गांव में जहां पर लोगों के पास इतना कमाने को नहीं है, लेकिन वो लोग भी अपने घर के बाहर एक पैकेट में 2 मुट्ठी धान, 1 बैंगन, 2 टमाटर, 1 केला, जो भी उनसे बन पाता है वो वहां पर कलेक्ट करके डालते हैं, और फिर आंगनवाड़ी सेविकाएं आती हैं जो ये सब कलेक्ट करती हैं, और इसी से जाकर के बच्चे जो कुपोषित है उनके लिए खिचड़ी बनाती है। तो मुझे लगता है इस तरह की जो प्रैक्टिसेस फील्ड से आती है, उससे मुझे पता चला है कि मेरा भारत देश और मेरे भारतवासी कैसे हैं, और उनके अंदर सेवा का एक्चुअल भाव क्या होता है, अगर वो कैसे ट्रांसलेट करता है इनटू रियल एक्शन,
ये मुझे मन की बात के थ्रू पता चला है। बिल्कुल अनन्या, बहुत अच्छी बात आपने कही। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो लोगों के साथ किए हैं, जो मोटिवेशनल जिनकी स्टोरी रही है उनके साथ किए हैं और उससे जनता को मोटिवेट किया है, वो कहीं ना कहीं आज साकार होता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। और इसीलिए हम कुछ हद तक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है अनन्या, मैं आपके पास भी आऊंगी। गौतम पाल जी, दिव्यांगजनों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अपने आप को किसी तरीके से कुछ कम दिव्यांगजन समझते अब तक रहे हैं, लेकिन आपसे बात हुई, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उन हौसला बढ़ाया दिव्यांगजनों का, आपका, तो आपको क्या लगता है कि क्या अब उस तरीके से भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने दिमाग से भी आगे बढ़ता हुआ इंडिया आपको नजर आ रहा है? देखिए, आपने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात से क्या बदलाव आया है, और अभी जो है बदलाव ये आया है। मैं आपको बता दूं, 27 मार्च 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में होने जा रहे फीफा अंडर 17 का जिक्र किया था, और उन्होंने देश के युवाओं से आह्वान किया था, यदि ये फुटबॉल जो है गांव गली तक पहुंचेगी तो देश में जो है फुटबॉल की स्थिति सुधरेगी। तो मैं उनकी भी बात से प्रभावित होकर मैंने 1.5 साल फीफा का प्रचार प्रसार किया। लगभग 25-30 हजार फुटबॉल मैंने जो है पूरे देश भर में वितरित की। उनकी मन की बात से ही प्रभावित होकर जो है मैंने वो रात दिन काम किया और बड़ी शिद्दत के साथ किया। मुझे खुद नहीं पता था कि ये कार्य करने से मुझे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का स्टार प्रचारक बनाया जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में मैं दिव्यांग हूं, मेरे लेफ्ट पैर में 50% पोलियो है, मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का स्टार प्रचारक बना। यूनाइटेड नेशन तक वो फुटबॉल की गूंज गई। बिल्कुल वहीं से प्रेरित होकर मैंने दिव्यांगों के लिए एक पुस्तक लिखी, दिव्यांगता अभिशाप नहीं। उसके पीछे भी मोदी जी की प्रेरणा ही है। तीसरा ये है कि मैं पूरे देश भर में जो है दिव्यांगों की ऐसी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा हूं जो कि दिव्यांगों को नहीं पता है। तो दिव्यांग जनों के अंदर एक मनोबल बढ़ाने का काम दिव्यांगों के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है। उनके मन में जो है दिव्यांगों के प्रति एक बहुत ही प्रेम है। तो वो यदि किसी भी विषय को उठाते हैं तो वो एक जन आंदोलन बन जाता है और प्रेरणा का स्रोत है प्रधानमंत्री जी। दिव्यांगों को उनका हक मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है। बहुत सारी दिव्यांग जो आज खुश हैं। बिल्कुल गौतम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से जन आंदोलन के तौर पर मन की बात का एक कार्यक्रम भी रहा है, वो जन आंदोलन आज जनता में भी नजर आता है। ठीक है योगेश सैनी जी, थोड़ा सा आपका जो आर्ट है, प्रधानमंत्री कला साहित्य संस्कृति की बात समय समय पर करते रहे हैं और उसको बढ़ावा देने के लिए कोशिश भी करते रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, पिछले सालों के मुकाबले कितना ज्यादा देश में बदलाव हुआ है इस पर्टिकुलर फील्ड में? एक्चुअली जिसे बोला जाए कि इंग्लिश में कहते हैं सी चेंज, तो इंडिया में पब्लिक आर्ट, स्ट्रीट आर्ट जिसको हम मोस्टली जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर तो बिल्कुल ना के बराबर था ये 10 साल पहले इंडिया में। पिछले कुछ सालों में अब ये तकरीबन हर सिटी, हर स्मार्ट सिटी, यहाँ तक के दूर दराज के गाँव में, जैसे हम लोग चितकुल में गए, उत्तराखंड के गांव में गए, अभी फिलहाल रिसेंटली मैसूर के पास एक गांव में गए, तो बहुत दूर दूर के कोनों तक लोग इसको एक तरह से नए तरीके से देख रहे हैं। जबकि हमारे पास बहुत सी ये कला हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स में ऑलरेडी है और थी, चाहे वो मधुबनी हो या कॉर्न आर्ट हो, वर्ली हो, लेकिन वो अपने एरियाज में कुछ हद तक सीमित थे। अब इस माध्यम से, इस इंफॉर्मेशन शेयरिंग से और इस सोशल मीडिया के न्यूज़ फैलने से, इसका मैं कहता हूँ कि ना सिर्फ आर्टिस्ट में बहुत इंथुजियाज्म बढ़ गया है, बल्कि हमारे शहरों की जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जो हमारे वहाँ के जो प्रबंधक हैं, उन्हें ये माध्यम बहुत भा रहा है। चाहे वो अब G20 के बारे में बात करें या फिर वो मेक इन इंडिया के बारे में बात करें या अमृत महोत्सव के बारे में बात करें, तो इन सभी के उपलक्ष्य में आप देखेंगे अब जगह जगह में कलाकारी हमें दिख रही है, गली गली में दिख रही है, यहाँ तक के छोटे छोटे गांव मोहल्लों में, और हम लोग बहुत सा काम स्कूल्स में और स्लम्स में और प्रिजन्स में भी करते हैं। तो वहाँ पर तक, वहाँ भी इसकी कोई सीमा नहीं है। और जितना ये बढ़ेगा, जितना हम सोचते हैं कि पब्लिक स्पेस में हम कलात्मक चीजें देखेंगे, जितनी सुंदरता वहाँ बढ़ पाएगी, उतनी ही स्वच्छता भी रहेगी, लोग उस जगह का
जो है बिल्कुल, कहीं थोड़ा ना सा कहीं और योगेश जी ख्याल उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। जो आपने बात कही कि पब्लिक प्लेसेस में कलात्मकता बढ़ी है, चाहे आप किसी भी तरफ चले जाइए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, पूरे देश भर में इसी तरीके की तस्वीरें हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है। प्रकाश कांडपाल जी, आपसे थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना काल हम सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहा और टेस्टिंग लैब में अगर आपकी ड्यूटी लग जाए तो ऐसे में परिवार की चिंता सबको थी, खुद की चिंता भी थी, लेकिन काम भी करना था। तो कितना मुश्किल दौर रहा और आपको क्या लगता है उस दौर से किस हद तक हम लोग बाहर आ चुके हैं? मैडम, 1 अप्रैल 2020 में कोविड की प्रथम लहर में मुझे कोविड लैब में स्थानांतरित किया गया। मुख्यतः मेरा काम कोविड सैंपल की पीसीआर टेस्टिंग करना था और 31 अक्टूबर 2021 लगभग 1.5 वर्ष तक मैं कोविड लैब में रहा। यद्यपि हमारे निदेशक पद्म विभूषण सम्मानित डॉक्टर एस.के. सरीन ने बहुत अच्छी हमें व्यवस्था, सुरक्षा सुविधा प्रदान की थी, परंतु एक मानसिक दबाव था जीवन खोने का। और जो कोविड लैब के अंदर जब हम जाते हैं तो पूरी पोशाक पहन के जाते हैं, उसमें काम करने में बहुत वो होता है। और उस टाइम पे इतने सैंपल आते थे कि आप जो नॉर्मल 6 घंटे में हम रह सकते हैं, हमें 12-12 घंटे रहना पड़ता था। हॉस्पिटल ने हमें वहीं पे रहने की सुविधा दी थी परिवार से अलग, ताकि परिवार वाले संक्रमित ना हो। तो एक मानसिक दबाव था उस टाइम पे। हालांकि काफी उस टाइम पे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। तो ये सारे हमारे दबाव थे। ठीक है प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, डिजिटल क्रांति आप जिस तरीके से लेकर आए, जिस तरीके से डिजिटली हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अब तो हम विधानसभा में भी देखेंगे, इनफैक्ट हमारा बजट भी वो भी डिजिटल आने लगा है। तो ऐसे में आप देश को कितना आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं डिजिटली? जी मैम, अब तो हर गांव को हमने लगभग कनेक्ट कर दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के फ्रेमवर्क पे, पीएम वाणी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। पीएम वाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है जो शायद विश्व का पहला ऐसा सिस्टम है जिसमें प्राइवेट इंटरनेट आप भेज सकते हो। ये ऐसी व्यवस्था आज तक किसी देश में नहीं हुई पूरे विश्व में। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा करके दिखाया कि आप अपना इंटरनेट लोगों तक भेज सकते हो और 5 रुपए और 10 रुपए में 5G जैसी स्पीड वाली सेवा 100 Mbps और 200 Mbps की स्पीड आप गांव में दे सकते हो। ये एक अकल्पनीय चीज है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा दी पीएम वाणी के तहत। हम चाहते हैं कि हर जगह पीएम वाणी का प्रचार प्रसार हो और हर गांव में हम लोग पीएम वाणी लगाने के प्रतिबद्ध हैं और हर गांव में लगा रहे हैं। लोगों तक 5G नेटवर्क की सुविधाएं पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मैम हम। ये कॉमन सर्विस सेंटर क्या है आपका, उसके बारे में भी जरा बताएं। जी मैम, कॉमन सर्विस सेंटर ऐसा है कि कहते हैं कि ना डिजिटल होना है और डिजिटल अगर होंगे तो सरकारों को लोगों के पास तक ले जाना, लोगों को सरकार के पास ना आना पड़े, सरकार लोगों तक पहुंचे। कहने का मतलब यह है कि जो स्कीम्स है डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक पहुंचे, लोग ऑनलाइन सारे वर्क करें। पहले क्या था कि लोग आते थे तहसील के चक्कर, ब्लॉक के चक्कर, सब जगह चक्कर लगाते थे, लेकिन अब सरकार यानी डिजिटल माध्यम से सरकार लोगों तक पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि लोग को सरकार तक आना पड़ बहुत रहा हद तक साकार भी हुई है। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपने अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो ये तमाम वो लोग थे हमारे साथ जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान बातचीत की थी और इन लोगों के अनुभव कहीं ना कहीं आम जनता को प्रोत्साहित करते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि भारत किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है।